हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। मैं विवेक कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। वेरी वार्म वेलकम आप सबका। आज इस चैनल को पर आने का मकसद ये था कि लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आपकी स्टडी प्रभावित ना हो। जीवन कुछ अव्यवस्थित सा लग रहा है, जीवन कुछ रुका हुआ सा लग रहा है, लाइफ एक अलग मोड में चली गई है। तीसरा चरण चल रहा है। उम्मीद है आप सब घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर ही बने रहेंगे। स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, स्टडी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्टडी से दूर जाते हैं दिमाग से चीजें गायब हो जाती हैं, बिल्कुल गायब हो जाती हैं, कुछ नहीं रह जाता है। स्टडी में सबसे बड़ी जो चीज है वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ही रिजल्ट को की तरफ हमें ले जाती है। कंटिन्यूअस सतत प्रयास ही हमें परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर आने का मकसद यह था कि मैं अपने प्री स्टूडेंट से जुड़ सकूं और उनकी स्टडी में सहयोग कर सकूं और सामान्य अध्ययन से या जीएस से या जनरल स्टडीज से जुड़ी हुई समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब देखिए, जहां तक की बात करें कि जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज या जीके या फिर कहें जीए, ये कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। हालांकि दोनों में, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। हर उत्तर प्रदेश या राष्ट्र स्तर की वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। राज्य स्तर की बात करें, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, तो जहां उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्जाम्स की बात हो, या फिर नेशनल लेवल की बात हो तो रेलवे के एग्जाम्स हो या एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, या फिर अभी वर्तमान में जो चर्चा चल रही है लेखपाल भर्ती परीक्षा की, तो लेखपाल भर्ती के एग्जाम्स हो, हर जगह जीएस का महत्वपूर्ण रोल नजर आता है। हायर स्तर पर अगर देखा जाए तो जो पीसीएस जैसी परीक्षाएं हैं या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिनमें आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईटीएस वगैरह चुने जाते हैं, उसमें भी जीएस का रोल दिखाई देता है। परीक्षाओं में दो दृष्टि देखी जाती है, टू विजन्स दिखाई देते हैं। पहला विजन ये कहता है कि एक तरफ जहां सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, सीधा सा क्वेश्चन रखा गया, सीधा सा आंसर है, और दूसरे जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं कहीं ना कहीं फैक्ट के साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी चेक करते हैं, जहां पर हमें डीप नॉलेज की जरूरत होती है। मैंने अपने जहां तक की टीचिंग लाइफ में देखा है कि जीएस में प्रॉब्लम्स एक बच्चों को ये आती है कि स्टूडेंट्स को, कि जीएस के इतने ज्यादा फैक्ट्स कैसे याद रखे जाएं, क्योंकि 5-6 विषय पढ़ जाते हैं और हजारों लाखों में फैक्ट्स आते हैं, कैसे याद रखें। तो पहली बात याद रखिएगा, जीएस में फैक्ट्स हम तभी याद रख सकते हैं जब हम उसके किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की बैकग्राउंड को जानते हैं, जब हम उसके क्यों वो चीज आई, क्या है वो चीज, इन चीजों से जब हम कनेक्ट करते हैं तब हम उसे बेहतर समझ पाते हैं और अपने जेहन में अच्छी तरह पेवस्त कर पाते हैं, और जो हमारी स्थायी मेमोरी में या स्टेबल मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। ये करना बहुत जरूरी है। सीधे ऑनलाइन में फैक्ट हमारे दिमाग में उतने ही अच्छी तरह से याद नहीं रह पाते हैं। अब बात आई कि जीएस पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, ये बहुत बड़ी समस्या है। जीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कहें, कई सब्जेक्ट का एक समूह है, ग्रुप है। अगर देखा जाए तो जीएस में पढ़ने से ज्यादा यह जानना जरूरी है कि आप छोड़ते क्या है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में, इतनी बड़ी चीज में हर वक्त चीज तो एक नॉलेज ही बन जाती है। हर चीज एक फैक्ट है। आज की कहानी कल के लिए फैक्ट है, कल की कहानी परसों के लिए फैक्ट है, और आज का समय शाम के समय के लिए एक फैक्ट है, हर एक फैक्ट। लेकिन हम उस फैक्ट का हमारे लिए कोई महत्व नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि पैटर्न क्या है जिस परीक्षा को हम देने जा रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम्स में और लेखपाल के जीएस में सब्जेक्ट वही होगा, वही इतिहास होगा, वही हड़प्पा सिविलाइजेशन की बढ़ चर्चा होगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न एक बिल्कुल अलग ढंग के होगा। तो बिना पैटर्न को जाने हम अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक एग्जाम विदाउट नोइंग पैटर्न। आई थिंक आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात यह है कि मैं आपको पढ़ाना कम, मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आपको जीएस में छोड़ना क्या है। पढ़ना तो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे कि यू आर वेरी टैलेंटेड, आप सीख जाएंगे कि पढ़ना क्या है। मैं सिर्फ आपको छोड़ना बताऊंगा और छोड़ने में ही आप पढ़ना सीख जाएंगे और एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। अब बात करें कि जीएस में है क्या। जीएस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ये वास्तव में कहा जाए तो 5 विषयों का एक समूह है। हम बात करते हैं कि जीएस यानी सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज की। तो सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज आपके 5 से ज्यादा विषयों में विभाजित है। जरूरत के अनुसार इसमें 1-2 सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं। जैसे कि रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम आता है तो वहां पर
वहां राज्य के बारे में स्पेशली पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। जैसे अगर यूपी में कोई परीक्षा हो रही तो यूपी स्पेशल जुड़ जाएगा, एमपी पीसीएस से होने वाली तो उसमें एमपी स्पेशल जुड़ जाएगा, बिहार से जुड़ी है तो बिहार स्पेशल जुड़ जाएगा, इवन देन अगर तमिलनाडु से जुड़ा एग्जाम है तो उसमें तमिलनाडु स्पेशल जुड़ जाएगा। इसमें सबसे पहले जिस विषय की चर्चा करते हैं वो है आपका हिस्ट्री यानी इतिहास। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास, भारत का इतिहास मोस्टली पूछा जाता है। भारत के इतिहास और की बात होती है, और भारत का इतिहास आप जानते हैं 3 भागों में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा बचपन में 6-7 क्लास में, प्राचीन भारत में हम चर्चा करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की, वैदिक कल्चर की, वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। हम बात करते हैं मौर्य डायनास्टीज की, चर्चाएं होती हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की, अशोक। इन पे तो सीरियल्स भी बने हैं। एक मूवी भी बनी थी, मुझे याद आ रही है, जोधा अकबर की, शायद काफी सफल भी रही थी वो मूवी। हालांकि मैंने वो नहीं देखी है, लेकिन आपने शायद देखी हो। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की के इतिहास की, या मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जहां मुस्लिम आक्रमण से बात करते हैं। और पहले क्वेश्चन अमूमन परीक्षाओं में बन जाता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरब था, तुर्क था, कौन था? मंगोल था, मुगल था? तो आप सभी जानते होंगे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। वहीं से एक मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत को माना जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत में हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से एक परंपरा शुरू होती है, जो फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया के बाद गुलाम वंश की कहानी खत्म होती है। फिर खिलजी वंश की बात करते हैं, खिलजी वंश के बाद हम तुगलक वंश की बात करते हैं, कुछ समय के लिए सैयद वंश की भी चर्चा होती है। फाइनली हम लोधी वंश की चर्चा कर दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म हो जाती है। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल आते हैं भारत में, और वो शख्स जो आता है उसका नाम है बाबर। बाबर से एक नए वंश की स्थापना होती है, मुगल साम्राज्य की। और बाबर के बाद आपने कई नाम सुने होंगे, बचपन से सुनते चले आ रहे हो, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां, और ये कहानी फिर औरंगजेब और उसके आगे उत्तर मुगल तक चली जाती है। तो हम यहाँ मध्यकालीन भारत भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि आधुनिक भारत में हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष की बातें हैं। हमने कैसे स्वतंत्रता पाई, कैसे बरकरार की, कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने अपना जीवन न्यौछावर किया, बलिदान किया। इसको जानना एक भारतीय को आम रूप से में भी जानना जरूरी है, कि ताकि हम इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बड़ी आसानी से ना गंवा सके, ये स्वतंत्रता हमें बनी रहे और हमें आगे के अपने राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे की ओर ले जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम्स के लिए आता है पोर्शन। दूसरा जो पोर्शन है वो है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था वास्तव में हमारे राज्य में जो व्यवस्था है, चाहे वो राज्य स्तर पर राज्य की व्यवस्था हो या केंद्र स्तर पर राज्य की व्यवस्था हो, कैसे राष्ट्रपति कार्य करते हैं, कैसे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, कैसे पार्लियामेंट काम करती है, कैसे राज्य विधानमंडल कार्य करते हैं, इनकी पर चर्चा दिखाई देती है। राज्य व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही निर्णय लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाए जा सकते हैं। चाहे वो पीडीएस सिस्टम की बात हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो सिटीजनशिप के एक्ट की बात हो, या जो भी चीजें वो कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था के द्वारा ड्राइव होती हैं या रेगुलेट होती हैं। तीसरा जो पोर्शन है वो है आपका भूगोल। भूगोल को हम 2 भागों में देख सकते हैं, एक है भारत का भूगोल और दूसरा है विश्व का भूगोल। जहां तक की बात कही जाए तो भारत का भूगोल परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के भूगोल को हमें कंप्रेहेंसिव रूप से देखना पड़ेगा, व्यापक रूप से देखना पड़ेगा, ताकि हम यहां से होने वाले हर क्वेश्चन को मोस्टली सॉल्व कर सकें। यहाँ बात होगी माउंटेन्स की, रिवर्स की, लेक्स की, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात होगी, यहाँ के प्लेट्यू की बात होगी, प्लेन की बात होगी। और एक नागरिक होने के नाते हमें मालूम भी होना चाहिए कि हमारा भारत कैसा है, हमारे भारत में कि क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, हमें पता होनी चाहिए। विश्व भूगोल को हम थोड़ा समग्र रूप से उतना व्यापक नहीं पढ़ेंगे, इसमें सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप ये खुद में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी स्टडी कर सकें। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स की जो स्पेसिफिक है दुनिया में, कुछ लेक्स की, कुछ रिवर्स की, उनकी चर्चा करेंगे और उन्हीं से ये पर हमारी परीक्षा क्रैक हो जाएगी। विश्व भूगोल के बाद अब बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान की या जनरल साइंस की। सामान्य विज्ञान में एक चीज आजकल और जुड़ के भी आ रही है, और वो है
प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन जहां तक संभव है आजकल करंट से जुड़े हुए आ रहे हैं। करंट में कोई नई रिसर्च, कोई नई बीमारी, जैसे आजकल की चर्चा में कोविड-19 चल रही है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं कि सिंपली ये सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई, ये क्या है, वायरस है, बैक्टीरियोलॉजी से है, इनसे चीजें जुड़ी हुई हम बात कर सकते हैं। या नया कोई सैटेलाइट छोड़ा गया है, या नई कोई मिसाइल बनाई गई, या नया कोई रोबो आया है, इनकी हम चर्चा इसमें फिलहाल करते हैं। सामान्य विज्ञान में बात करें तो आप पारंपरिक रूप से आप जानते हैं सामान्य विज्ञान में आता है भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उतने क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन एनटीपीसी जैसे परीक्षाओं में फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रसायन का शायद उतना योगदान नहीं रहता है, लेकिन बायोलॉजी बहुत ज्यादा रूप से दिखाई देती है। बायोलॉजी में भी कुछ चीजें खासकर फोकस है, जैसे कि डिजीज की बात करें, बात करते हैं प्रोटीन की, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, बात करते हैं विटामिन की, बात करते हैं हार्मोन्स की, बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, बात करते हैं हम सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम की, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनसे जुड़े हुए चीजों को अगर स्टडी कर ली जाए तो हम बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। खास बात पढ़ने की हमें यहां ध्यान देना है कि हमें मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी है, हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन हमें एग्जाम के उपयुक्त पढ़ना है। अमूमन लोग ये गलती करते हैं, विज्ञान पढ़ते वक्त उसे बहुत डीप में पढ़ लेते हैं। विज्ञान खुद में एक महासागर है, हमें तो सिर्फ सामान्य अध्ययन करना है, जर्नल स्टडीज करनी है, नॉट स्पेसिफिक स्टडीज। उसके लिए अलग ब्रांचेस हैं, अलग कोर्स चलते हैं, 3 साल की बीएससी होती, 2 साल की एमएससी होती, फिर रिसर्च होता रहता है। हमें रिसर्च नहीं करना, हमें जर्नल स्टडीज करनी है। उसके बाद बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की या इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था में जहां तक देखा गया है कि आप करंट से जुड़ी ज्यादा आती है, कुछ आंकड़े आते हैं, कुछ चीजें आती हैं, नए प्रोग्राम्स आते हैं, नई योजनाएं आती हैं, नई प्लानिंग्स आती हैं, ये सब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। हालांकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें याद रखने हैं, जैसे कि जीडीपी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये भी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन का फोकस होता है वो फोकस है करंट से जुड़ी हुई घटनाओं पर, या करंट से जुड़े हुए इकोनॉमिक डिसीजन पर, या फिर बजट पर, या मॉनेटरी पॉलिसी पर, या फिस्कल पॉलिसी पर, जिनको कर हम आगे बढ़ सकते हैं। छठे रूप में अगर बात किया जा सकता है तो वो है आपका करंट अफेयर्स, जिसे समसामयिकी भी कहते हैं। और करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा, अखबारों से जुड़ना पड़ेगा, कुछ मैगजीन से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर जुड़े रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो फिर आगे इस पर चर्चा होगी। और करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण, करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है। अमूमन क्या होते हैं कि लोग इंफॉर्मेशन तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। जो करंट अफेयर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, पीसीएस की परीक्षाओं में आएगा, वहां जहां प्रोग्राम्स पे ज्यादा होती है, सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स की चर्चा ज्यादा होती है, वहीं पर अगर बैंकिंग का एग्जाम आप देखेंगे तो उस पर बैंकिंग करंट की ज्यादा चर्चा होती है, इंश्योरेंस की ज्यादा चर्चा होती, वहां पर चीजें अलग नजर आती है। तो इससे जुड़े रहेंगे आप, तो यहाँ पर उपयुक्त ढंग से उपयुक्त एग्जाम के लिए करंट पर चर्चा होती रहेगी। कभी कभी सातवीं जो चीज है वो होती है स्टेट स्पेशल, राज्य विशेष। राज्य विशेष से संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ संबंधित एग्जाम है, तो वहां उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेसिफिक जानकारी मांगी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहने वाली रिवर्स की, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले मिनरल्स की, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले नेशनल पार्क की, बायो रिजर्व की, इन्हीं की चर्चा होगी। तो इसके लिए हमें उस राज्य का स्पेशली अध्ययन करना पड़ता है, और कम से कम 10-15 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर राज्य विशेष से है तो उसके द्वारा हम उत्तर प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। या फिर अगर बिहार की बात हो रही तो बीपीएससी में बिहार के बारे में जानकारी की बात होगी। वही आप राजस्थान पीसीएस सर्विस का एग्जाम देते हैं, या राजस्थान की पटवार, या जिसे हम हमारे यहाँ लेखपाल भर्ती परीक्षा कहते हैं, वो एग्जाम देते हैं, तो वहां पर हमें उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातें हैं। अब जहां तक कि मेरी बात है तो मैं इसी पे चर्चा करूंगा, सामान्य अध्ययन पर क्रम वाइज। पहली बार मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूं, आप इस चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा या मेरे इस चैनल का इस पर सस्टेन कर पाना संभव नहीं होगा। मेरे तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा आपका, लेकिन अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपका फिर मिलेंगे एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ, इतिहास की दुनिया में या फिर विज्ञान के समुद्र में।